गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संविधान से संबंधित हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सेंट्रल और स्टेट से रिगार्डेड जो संविधान का वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है। दोनों ही आपके सामने हैं। सबसे पहला है परिसंघीय संविधान, दूसरा है एकल व एकात्मक संविधान। एकल कह दो या एकात्मक कह दो, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परिसंघीय संविधान, जिसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम बोलते हैं, फेडरल सिस्टम या फिर कह दो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे परिसंघीय संविधान पर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, जो परिसंघीय संविधान होता है, मैंने जैसे कि बताया सेंट्रल और स्टेट, यानी यहाँ पर जो हम जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से संबंधित सिर्फ दो ही शब्द आएंगे, सेंट्रल और स्टेट। इन दोनों से रिगार्डेड संविधान का जो वर्गीकरण है वो क्यों किया गया है। दोस्तों, परिसंघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? इसमें क्या चीज़ होती है कि जो वह संविधान जो राष्ट्रीय, ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस एक चीज़ आप ध्यान करना, राष्ट्रीय, संघ या राष्ट्र, ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ है, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो। उसके बाद है राज्य, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, इसे आप स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में शक्तियों का बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? परिसंघीय संविधान। यानी जिस देश के संविधान में सेंट्रल और स्टेट की शक्तियों को अलग अलग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? परिसंघीय संविधान, या फिर कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दोनों सरकारें अपने विषय में शासन चलाने के लिए स्वायत्त होती है। ये आपको मैं थोड़ा सा पहले आपको ये समझा दूं कि जो संविधान होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, आपने हमेशा सुना होगा कि भारत के अंदर दोहरी राज्य व्यवस्था है, ठीक है, यानी दोहरी राज व्यवस्था। दोहरी यानी दो, राज व्यवस्था यानी राज करने के लिए दो तरह के नियम यहाँ पर अपनाए जाते हैं, दो तरह का शासन यहाँ पर होता है। वो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी संघ सरकार, एक होता है क्या? राज्य सरकार। दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दोहरी राज्य व्यवस्था की, तो यहाँ पे जो राज्य है इसका अर्थ है यहाँ पे स्टेट, ठीक है। राज्य को आप यहाँ पर देश मत समझ लेना, कुछ जगह पॉलिटी में हमेशा ही जो राज्य शब्द है वो देश से संबंधित होता है, यानी देश को हम राज्य बोलते हैं। जबकि जो राज्य है, जैसे कि आपने सुना होगा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी राज्य, जो संयुक्त राज्य है यानी जितने भी उसके स्टेट हैं उन सभी को मिलाकर एक राज्य बना है, वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन भारत के जब राज्य की बात की जाए, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रिगार्डेड कोई भी बात आएगी, तो केवल वहाँ पे ही राज्य का अर्थ आपको स्टेट लेना है। अदरवाइज कहीं पे भी आपको राज्य का जो मीनिंग है वो कभी भी हमेशा ही राज्य का जो अर्थ है वो आएगा हमारा किसी भी देश या किसी राष्ट्र को हम डिनोट करेंगे। एक है संघ, एक है राज्य, यानी जब हम इन दोनों के मध्य शक्तियों को बंटवारा कर दें, जैसे कि आपने सुना होगा, हमेशा आप जानते हो, तीन तरह की सूची होती है। कौन सी? तो सबसे पहला सूची होती है क्या? संघ सूची। दूसरी होती है क्या? राज्य सूची। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची, संघ यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कुछ विषय यानी कुछ सब्जेक्ट, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य सूची का विषय होती है, उन पर जो राज्य की सरकार होती है वो अधिकार रखती है। और समवर्ती सूची करते हैं कुछ विषय ऐसे, जैसे शिक्षा, शिक्षा जो जिम्मेदारी है वो संघ की भी है और राज्य की भी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ध्यान देगी। तो इसीलिए वो समवर्ती सूची में डाल दी कि इस पे दोनों को कार्य करना है। तो इसीलिए दोहरी राज्य व्यवस्था कराई जाती है, यानी कुछ सब्जेक्ट यानी कुछ कार्य संघ को दिए गए हैं, कुछ राज्य सरकार को दिए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिस पे दोनों को ही ध्यान देने की जरूरत है, उसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची। तो एक पॉइंट यहाँ पे यह आया था कि दोनों सरकारें अपने विषय पर शासन चलाने के लिए स्वायत्त हैं। जैसे कि आप हमेशा देखते होंगे कि कोई भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जो आलोचना कर देते हैं किसकी? नरेंद्र मोदी की, जबकि वे प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक स्टेट से ऊपर का पद होता है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, यानी संघ का, जो संघ का शासन है वो कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो अब बात ये ऐसे में ये आती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट
पर दबाव बना सकती है? यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसा क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैंने क्या बोला, दोनों सरकारें अपने विषय में शासन चलाने के लिए स्वायत्त होती है। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं और स्वायत्त जो शब्द है उसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा। आप स्वतंत्रता को हमेशा जानते होगे, स्वतंत्रता, इस शब्द को आप सभी जानते हो, लेकिन स्वायत्त क्या होता है? वो बिल्कुल इसी से संबंधित है, स्वायत्तता। जैसे कि हमारा जो देश है, ठीक है, जो हमारा देश है भारत, वह बिल्कुल स्वतंत्र है। आप कहोगे बिल्कुल स्वतंत्र है। अमेरिका, ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। कनाडा वगैरह जितने भी ये सभी देश हैं, ये सभी के सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यानी ये कोई भी अगर फैसला लेंगे तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसे जितने भी हमारे देश हैं दुनिया के अंदर, लगभग सभी देश स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँ, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक, और आपका कोई भी ले लेते हैं बिहार, क्या ये स्वतंत्र है? ये स्वतंत्र नहीं है। यानी मध्य प्रदेश अगर कोई भी नियम बनाना चाहे बना सकता है? नहीं बना सकता है। उसको कहीं ना कहीं भारत के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन भारत के ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है। भारत का अर्थ है कि कोई भी ऐसा नियम जो भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है, भारत अपने से संबंधित कोई भी नियम बना सकता है, किसी भी देश से कोई संधि कर सकता है, किसी भी देश के साथ कोई व्यापार कर सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार अगर कोई तोहफा लेती है किसी विदेश से, या फिर कोई विदेश से कोई कर्जा लेती है, तो उसको भारत से पहले पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर मध्य प्रदेश अपने ही राज्य में कोई नियम कायदा कानून बनाती है तो वो बना सकती है। तो इस हिसाब से तो ये बिल्कुल स्वतंत्र हो गई, ठीक है। यानी इस सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो संघ की सरकार है, उस पर कोई दबाव नहीं है। किस पे? इन पे कोई दबाव नहीं है पूरे भारत की सरकार का। लेकिन भारत पे दबाव तो नहीं है, लेकिन इन पे भी दबाव नहीं है। लेकिन इन्हें फिर भी भारत के अंतर्गत कार्य करना पड़ेगा। यानी मान लो एग्जाम्पल के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को कोई ज़रूरत है पैसे की, और उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, जो अमेरिका है, अमेरिका से मैं थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ। तो क्या ले सकता है? नहीं ले सकता। इंटरनेशनल कोई व्यापार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये स्वतंत्र तो है लेकिन स्वायत्त है। मैं एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा और देता हूँ। मान लो आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे ये आप डिसाइड करोगे। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ रहना पसंद करोगे, ये सब आप डिसाइड करते हो। अब यानी अपनी फैमिली से संबंधित जो भी डिसाइड करोगे आप करोगे। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपके, यानी जो आपके दादाजी लेंगे, ठीक है, आपके मम्मी पापा ने लेकर आपके दादाजी लेंगे। तो आपके मम्मी पापा अपने कोई फैसले ले तो सकते हैं, आप भी अपने फैसले, कुछ फैसले हैं जो आप भी ले सकते हो, लेकिन कुछ फैसले हैं जो दादा ही लेंगे। तो दादे को आप, जो दादा हैं उनको मान लो आप भारत, और अपने पापा जी को और मम्मी को मान लो आप ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम वगैरह जितने भी स्टेट होते हैं। क्योंकि ये स्वायत्त है, स्वतंत्र नहीं है। अगर मध्य प्रदेश बोले कि मैं अलग होना चाहता हूँ भारत से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। तो इसीलिए बोला गया है इन शब्द को कि दोनों सरकारें अपने विषय में शासन चलाने के लिए स्वायत्त होती है, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मध्य प्रदेश या मतलब किसी भी स्टेट पर कोई दबाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी कोई दबाव होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या मध्य प्रदेश को भारत से अलग कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो दोनों सरकारें ही एक स्वायत्त होकर, ठीक है, स्वतंत्र नहीं, एक स्वायत्त होकर शासन कर सकती है। दूसरा, तो ये था हमारा क्या, परिसंघीय संविधान, यानी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो डिस्कस है मैं भी करूँगा, इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, राज्य, प्रांत, क्षेत्रीय सरकार, ये तीनों स्टेट गवर्नमेंट को ही कह रहे हैं हम, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि इन्हें सबको अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि राज्य है, यूएसए में, भारत में क्या बोला जाता है? राज्य बोला जाता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, प्रांत, प्रांत को क्या बोला, प्रांत जो कनाडा है, कनाडा में प्रांत बोला जाता है। जब देश आज़ाद नहीं था, यानी गुलाम भारत था, उस समय भी भारत को क्या बोला जाता? भारत के जो सूबे हैं उनको क्या बोला जाता था? प्रांत बोला जाता था। आपने सुना होगा, जब आप 1947 से पहले का जो संविधान पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें जो प्रांत है वो ब्रिटिश सरकार यूज़ करती थी, प्रांतीय बोलती थी, प्रांतीय सरकार, ठीक है। तो जो प्रांत है उसको हम कनाडा में बोलते हैं, इसे कैंटोन,
कैंटोन भी बोलते हैं, ठीक है, कैंटोन स्विट्जरलैंड में बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग देश में अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। अगर हम बात करें परिसंघीय संविधान की, परिसंघीय संविधान की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, इसका एग्जाम्पल है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो यूएसए ही है, क्योंकि इस पर बिल्कुल जो 100% जो कंडीशन है उस पर अप्लाई होता है। कौन? यूएसए। अब समझ में यह नहीं आता है कि भारत क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में भी तो यही है, लेकिन भारत में ऐसा फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं है। रीज़न क्या है? अमेरिका की सरकार और भारत की सरकार में क्या अंतर है? अमेरिका की जो सरकार है और जो भारत की सरकार है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अमेरिका में हमेशा ही जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, पूरी तरह से। इसीलिए इनको हम स्वायत्त बोलते हैं। स्वायत्त सिर्फ इसलिए है ये क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, सिर्फ इसलिए। जबकि यहाँ पर अमेरिका में स्टेट का संविधान बिल्कुल अलग होता है, सेंट्रल का संविधान बिल्कुल अलग होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी इनको परमिशन लेनी पड़ती है। यानी अगर भारत का जो संविधान है वो अमेरिका की तरह होता तो मध्य प्रदेश वाला उत्तर प्रदेश जाने के लिए उत्तर प्रदेश से परमिशन लेता, और उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार करने के लिए, उत्तर प्रदेश में बसने के लिए, कोई मकान लेने के लिए, कोई प्लॉट लेने के लिए मध्य प्रदेश वाला उत्तर प्रदेश से परमिशन लेता, फिर वहाँ पे रहता और फिर उत्तर प्रदेश का कानून फॉलो करता। अगर भारत की में अमेरिका की स्थिति हो जाए तो मध्य प्रदेश का कानून अलग रहेगा, उत्तर प्रदेश का कानून अलग रहेगा, और कंप्लीट जो भारत है उसका कानून अलग रहेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ अमेरिका में है। इसलिए मैंने बोला है कि ये जो कंडीशन है कि दोनों सरकारें अपने विषय में शासन चलाने के लिए स्वायत्त होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 100% इस पर जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ यूएस से ही खरा उतरता है। इसलिए मैंने इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपको यूएस से बताया। एग्जाम में ज़्यादातर यूएस से ही देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आपको जो परिसंघीय संविधान यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा। मैं 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने अच्छे से नोट डाउन किया होगा। जो पहले मैंने परिसंघीय व्यवस्था पढ़ी है उसके बाद का जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा टॉपिक जो हमारा था वो था एकल व एकात्मक व्यवस्था। एकल व्यवस्था या कह दो एकात्मक व्यवस्था, इसका अर्थ आप अच्छे से समझते हैं। एकल मतलब एक, यानी एक ही व्यक्ति का शासन होगा, एक ही व्यक्ति यहाँ पर राज करेगा, तो उसे हम बोलते हैं एकल व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, एकल व्यवस्था। इसमें समझ शक्तियाँ आपने देखा होगा संघ के पास होती है। तो क्या ऐसा भी देश होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं, जिसमें पूरे देश की जो शक्तियाँ है वो सिर्फ एक ही हाथ में, एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, जो वहाँ पर का शासक होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे जो प्रांतों को शक्तियाँ होती है, ठीक है, जो प्रांतों को शक्तियाँ होती है वो संघ सरकार द्वारा दी जाती है। यानी प्रांतों को शक्तियाँ संघ सरकार द्वारा दी जाएगी। इससे पहले जो मैंने परिसंघीय व्यवस्था पढ़ाई थी उसमें शक्तियाँ कौन दे रहा था? उसमें शक्तियाँ जो थी प्रांतों के पास वो संवैधानिक थी, यानी संविधान शक्ति देता था। अब क्या है, यहाँ पे प्रांतों को जो शक्तियाँ वो संघ सरकार देगी। यानी यहाँ की जो संघ सरकार होगी वो जो इच्छा हो अपनी शक्तियाँ दे भी सकती है, वो नहीं भी दे सकती है। ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है कि जो यहाँ पे संघ की सरकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ शक्तियाँ देगी। इसलिए संविधान की अगर बात की जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती ही देनी पड़ी, यानी बाध्यकारी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्यकारी नहीं है। यहाँ की जो संघ सरकार है वो अपनी इच्छा से राज्यों को कोई शक्ति दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो चीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। आप हमेशा चीन में देख रहे हो कि जो भी सरकार आ रही है वो वहाँ पे सिर्फ चीन ही है। कभी आपने देखा कि चीन में सरकार बदल गई? ऐसा कभी नहीं होता। चीन हो गया, स्वीडन और ख़ास तौर से यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन देश मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि सभी यूरोपियन देश की बात कर रहा हूँ, पर लगभग सभी यूरोपियन देश में जो है वो एकल व्यवस्था ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उन 7 के 7 महाद्वीप में से जो एक यूरोपियन महाद्वीप है उसमें बहुत ही छोटे छोटे से देश होते हैं। तो जो छोटा सा देश होता है, एक देश इतना बड़ा है, एक छोटा सा देश है, तो इस पर शासन करने के लिए एक ही व्यक्ति बहुत है, एक व्यक्ति पर्याप्त है। माना कि चाइना, इसका जो मैंने अभी बताई है बात, उसका उल्लंघन कर रहा है चाइना, लेकिन
मैं अगर यूरोपियन कंट्री की बात की जाऊँ तो इसमें छोटे छोटे से देश होते हैं और उसमें एक ही व्यक्ति काफ़ी अच्छे शासन कर सकता है। तो इसलिए मैंने यूरोपियन देश लगभग बोल दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए निम्न में से किस देश में एकात्म व्यवस्था अपनाई जाती है, तो अगर आपको तुक्का मारना होगा तो आप यूरोपियन कंट्री का अगर कोई देश होगा तो आप उस पर मार देना। लगभग उम्मीद है कि 99% जो है वो बिल्कुल सही होगा आपका। तो इसमें जो चीन और स्वीडन है, यूरोप है, ये एकात्म व्यवस्था के एग्जाम्पल है हमारे। लेकिन बात ये आती है कि जो एकल व्यवस्था या एकात्म व्यवस्था है ये हुआ क्यों। आपने सभी ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो जितने बड़े बड़े देश होते हैं, सभी देश होते हैं, सभी के अंदर स्टेट होते हैं लगभग। और जिनमें स्टेट होते हैं तो वे भी तो कहते हो कि हमें भी कुछ शक्तियाँ दो। भाई एक व्यक्ति पूरे देश पे शासन करके व्यवस्था चलाने में थोड़ा सा डिस्टर्बमेंट होएगा। तो इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत कैसे हुआ? इसकी उत्पत्ति हुई थी कैसे? एक सिद्धांत बताया जाता है, उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत किसकी, क्या नाम, एकल या एकात्म व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसीलिए एक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जाता है। और इसमें दो चीज़ें बताई जाती है। क्या चीज़? सबसे पहला तो बताया जाता है क्या कि इसमें दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती है? यानी एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो वो दो तरीके से शासन करेगा। एक तो शक्ति अपने पास रखेगा, एक शक्तियां दे देगा। इसी को हमने बोला है क्या, एकीकरण। और दूसरे को हमने बोला है विकेंद्रीकरण। यानी एकीकरण और विकेंद्रीकरण। एकीकरण यानी बिल्कुल एक कर देना, विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों को थोड़ा सा बांट देना। लेकिन इन दोनों में यानी एकल शक्ति के अगर बंटवारे की बात की जाए तो परिसंघीय व्यवस्था में भी शक्तियों का बंटवारा किया गया था। लेकिन परिसंघीय व्यवस्था के बंटवारे में और एकल व्यवस्था के जो विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का जो बंटवारा किया जा रहा है उसमें फ़र्क है। वहाँ पे जो शक्तियाँ हैं कौन दे रहा था? वहाँ पे शक्तियाँ दे रहा था संविधान। यहाँ पे शक्तियाँ संविधान नहीं दे रहा। यहाँ पे संविधान की जगह शक्तियाँ कौन दे रहा है? संघ सरकार। मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा है क्या कि यहाँ प्रांतों को शक्तियाँ संविधान सरकार द्वारा दी जाती हैं, ना कि क्या नाम है, संघ सरकार द्वारा दी जाती है, ना कि संविधान द्वारा। तो एकीकरण क्यों बनता है? एकीकरण देखिए, एक अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका में एक क्रांति हुई। और जब क्रांति हुई तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब लोगों ने रुझान किया कि हमें भी देश से हमें भी आज़ादी चाहिए। अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो अमेरिका ने एक बोस्टन टी पार्टी की एक आंदोलन छेड़ा और उसमें एक ऐसा आंदोलन हुआ कि अमेरिका स्वतंत्र हो गया। और जब स्वतंत्र हुआ तो 1987 के लगभग एक संविधान लिखा अमेरिका ने। और इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको एग्जाम्पल देना है किसका? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसीलिए इसको बोला जाता है, आपने सुना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों बोला जाता है ऐसा इसलिए बोला जाता है, देखो इसके एक बार नाम देख लीजिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका। विकेंद्रीकरण में मैंने आपको क्या बताया? विकेंद्रीकरण में मैंने आपको बताया है, एकीकरण में मैंने आपको बताया कि शक्तियाँ सिर्फ एक ही पास रहेगी। विकेंद्रीकरण में मैंने आपको क्या बताया कि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी शक्तियों को बांटा जाएगा। तो शक्तियों को बांटा कौन जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अब एक चीज़ सोचिए, अमेरिका में मैंने आपको अभी क्या बताया था कि वहाँ पे स्टेट का जो कानून है वो अलग होता है और जो सेंट्रल का कानून है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन सेंट्रल, तो यहाँ पे क्या हुआ विकेंद्रीकरण में? संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल इसके एग्जाम्पल पे भी बहुत अच्छे से बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में विकेंद्रीकरण है लेकिन फिर भी एकीकरण है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस तरह से किया गया है। वहाँ पे सेंट्रल का जो कानून है वो बिल्कुल अलग है और स्टेट का जो कानून है वो बिल्कुल अलग है। यानी स्टेट का कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वहाँ पे कोई भी मैच नहीं करता। स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अपने कानून में किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए। तो इसीलिए इसका जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट है विकेंद्रीकरण का, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये जो टॉपिक है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डेड आपका कोई भी डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपका डाउट के लिए एक शॉर्ट वीडियो डाल के आपके अपने यूट्यूब चैनल में उसका जो
लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी परिसंघीय व्यवस्था। उसमें मैं परिसंघीय व्यवस्था को बताऊंगा कि आपने सुना होगा कि यूनियन, आपने पढ़ा होगा ना यूनियन, की भारत यूनियन है या नहीं है, तो उससे रिगार्डेड अगली क्लास आएगी। जय हिंद, जय भारत।